क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसमें फिर उन्होंने उन लोगों को मंच दे दिया, या वो लोग मंच पे आके अपनी बातें कहने लगे, और वही घिसी पिटी पुरानी बातें कि जो वो करते आए हैं, मतलब पिछले 60 वर्षों से शायद वो लोग लगभग चेहरे चल रहे हैं। पर मैं अपने अगर 35-40 वर्ष का अपना छात्र जीवन देखूं तो वो तब भी आते थे और आज वो अब भी आ रहे हैं। अब उसमें उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट है ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो, क्योंकि एक तो क्या है कि जो विपक्ष है इस वक्त बड़ा ही ऐसा लगता है कि वैचारिक दिवालियापन उनके उसमें है, तो उनके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा आज की व्यवस्था के विरोध में या उसके पोजीशन में जनता को कोई एक नया दृष्टिकोण तो दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी छुटपुट जब उनको कोई घटनाएं कहीं होती नजर आती हैं, ऐसे ही जैसे आपने ये लगभग वही रूप लेता नजर आता दिख रहा है जैसा सीएए के अगेंस्ट में कुछ किया था, लेकिन क्योंकि उसमें कितना हल्ला मचाया, लेकिन क्योंकि आम जन उसके साथ नहीं जुड़ रहा था, इसलिए वो चीज कोलैप्स हुई। और आज धीरे धीरे वही सीएए इनडायरेक्टली आपके पूरे समाज में इंप्लीमेंट भी होता चला गया, क्योंकि आप बेसिक नागरिकता की बात अगर मतलब उसका विरोध करोगे तो कौन जुड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात करी होती तो पहली बात तो आप ये नारे क्यों दे रहे हो कि हम इसको नेपाल बना देंगे, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। ये भारत है, ये भारत ही रहेगा, ना तो कोई नेपाल बन सकता, ना बांग्लादेश बन सकता, और ना ही कोई विश्व की आज बड़ी बड़ी शक्तियां। वे प्रयास करते रहेंगे। जैसे शायद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि कितना ये सच्चाई है इस आंदोलन में, देखिए इसमें आपके जितने जो उनको आप जाने माने चेहरा जानते हैं ना सर, मैंने उनके साथ हाथ पकड़ के विरोध प्रदर्शन किया होता एक टाइम में, मैं जब छात्र था तब की बात बता रहा हूँ। वो बुढ़े होके भी वहां वही हरकतें करने जा रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। ये कोई इनमें से, मेरा ये निजी मामला है, लेकिन मैं एक अथॉरिटी पूर्वक, क्योंकि मैं उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, वे लोग इस पूरे आंदोलन में सिर्फ एक कारण के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि असली कार्यवाही जो FCRA में अमेंडमेंट होने जा रहा है, जी जी, ये अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए किसी भी आंदोलन में जब सत्यता नहीं रहती है ना, तो ये वो सच्चे लोग हैं ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, आए स्टेज पे 2-4 बातें कह गए, अपने स्टारडम का अट्रैक्शन देखा, गायब। ना तो ये पिटने में आगे रहते, ना कहीं और धक्का खाने में आगे रहते। ये आम जनता जो बेचारी इनके साथ किसी भी कारणवश इनसे प्रभावित रहती है, क्योंकि एक स्टारडम की भूमिका लेकर अपने घूम रहे होते हैं, या इनको कोई एक वीडियो बना के बकवास कर देनी होती है, फिर वो बाकी जो क्राउड होता है वो एक टिपिकल फॉलोअर टाइप होता है, वो अपनी उदम आर्गुमेंट करना, ये करना। कई और लड़कियों के तो वहाँ ऐसे वीडियो इन्होंने करा दिए हैं जो इतनी गंदी भाषा बोल रही हैं, और मुझे पता नहीं उनके माँ बाप उनको देखेंगे या कुछ पैसे लेने के लिए उन्होंने ऐसे, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता, आपकी बेटी, आपके पड़ोस की बेटी, आपके रिश्तेदार की बेटी उस तरीके की गंदी भाषा का प्रयोग करके वीडियो बना के और फिर वो हंसती हुई जा रही है। मतलब इसका सीधा मतलब है कि उनको ट्रेन किया जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे बोलना है आपको। और इस बात के लिए एवज में वो लड़कियां लड़के जो भी हैं वो चालाक तो ही, कुछ पैसे ले लिए होंगे या कोई फेवर मांग लिया होगा। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन एक बड़ा गंभीर शब्द है, जिसमें बहुत गंभीरता आती है, जो समाज में सुधार के लिए, किसी भी नीति में सुधार के लिए किया जाता है। उनका ध्येय क्लियर होता है, वे बात करने से हिचकिचाते नहीं हैं, वे इस तरीके के अपने मंचों पर लोगों को स्थान नहीं देते कि जो इस देश के बारे में ये कहे कि हम इसको नेपाल बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यदि मैं इस आंदोलन का कहीं भी मंच पर बैठा आसीन होता तो या तो मैं वहां से उस वक्त अलग अलग हो गया होता, या ऐसे लोगों को कहता कि ऐसे लोग बिल्कुल ना आए, चाहे वे कितने भी जाने माने चेहरे हों, कितने भी जाने माने चेहरे हों। कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा आ चुका है, उसका फादर आ चुका है, जो कहता था कि भारत से हम चिकन नेक काट के आधे भारत को उधर के को अलग ही कर देंगे। आप किस तरीके की बातें करने का वहां अलाउ कर रहे हो? आप शिक्षा की बातें कर रहे हो, शिक्षा की बातें तो वहां हो ही नहीं रही है। वहां सारी बातें तो देश को मतलब किस तरीके से अराजक व्यवस्था में लाया जाए, और ये सब इसलिए हो रहा है। मैं आपको एक फ्रस्ट्रेशन और बता देता हूँ मेरे कुछ पुराने मित्रों का, क्योंकि हम उनके साथ थे तो हम उनकी बातें जानते हैं। एक इन सबको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो शिक्षा व्यवस्था के सुधार से पहले आपको कहाँ सुधार करना होता है? सबसे पहले सुधार करना होता है आपको अपने सिलेबस में। तो देखिए इस सरकार के और शायद शिक्षा मंत्री का इसमें, इन वाले शिक्षा मंत्री का योगदान है, या एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी में लगी हुई है काम करने पे। पूरा सिलेबस जो है ना आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित करने का प्रयास किया जा रहा है जी। अब वही प्रयास है, कितना सफल होगा कितने नहीं होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है, उसको पहले हम करने दिया जाए। तो हमारे कुछ लोग जो पुराने एकेडमिशियंस रह चुके हैं, वे इस बात से बड़े ही विचलित हो रहे हैं।
इससे पहले कि वहां से कुछ आउटकम आए, क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा है कि उनकी पुरानी कलई, उनकी पुरानी लिखी हुई किताबें, उनके पुराने दिए हुए जो भी सोसाइटी के लिए जो भी मार्गदर्शन था, वो सब अब शायद कोलैप्स होने वाला है। वैसे तो काफी हद तक इसमें सोशल मीडिया ने उनका बहुत सारी भ्रांतियां उनकी तोड़ दी हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तौर पर आपके सिलेबस में जब कोई चीज तैयार होती है और उससे जब पीढ़ी बन के निकलती है, तो आज आप जो पीढ़ी देख रहे हो वो करप्ट सिलेबस के थ्रू अगर निकली हुई है तो उसी तरह बिहेव कर रही है। तो वो जो सुधार है वो शिक्षा व्यवस्था का ही सुधार है और उसमें समय लगता है। और ये मेरा इस पूरे विरोध प्रदर्शन, मैं इसको आंदोलन शब्द देना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आंदोलन तो एक बड़ा गंभीर, बहुत कमिटेड लोग इस चीज को लेकर चलते हैं जो वाकई में सुधार के लिए काम करते हैं, और वो फिर इस तरह की बातें ही नहीं करते हैं कि मैं इस देश को देश नहीं रहने दूंगा या मैं बांग्लादेश बना दूंगा। तो ये सब चीजें बहुत ही मतलब दुख की बात है। मतलब, और सबसे बड़ी दुख की बात माधव जी, मैं इसमें इसी वक्त जोड़ दूं या अगले जोड़ में, कि विपक्ष का दिवालियापन देखिए इससे ज्यादा क्या दिखता है कि पिछले करीब 2-3 हफ्ते तक तो वो शांत बैठे रहे, क्योंकि जब तक भीड़ कम थी। फिर किसी एक दिन जब वो वांगचुक को उठा ले गए, कुछ कर ले गए, तो उस दिन एक भीड़ आ गई 20 तारीख को, जिसका जो भी कारण रहा होगा। तो आपने देखा एक होड़ सी लगी, एक तो वो सेलिब्रिटीज टाइप वो आए, वो अलग है। अब आपकी जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, जो संसद में जिनको स्थान दिया गया है, संसद में उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो संसद में अपनी बात ना कह करके सड़क पर नाटक कर रहे हैं। भाई ये किस लिए? why you need? अरे यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको वो मंच दिया गया है। जब आप वहां बोलते हो तो उसको पूरी दुनिया या पूरे विश्व में देखा जाता है, सुना जाता है शांति के साथ। आप यहाँ क्या दर्शा रहे हो? बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी ऑल्टरनेट, कुछ भी आपके पास दृष्टिकोण है ही नहीं। आपको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, और किसी भी तरीके से समाज में एक तरह से शांति न बनी रहे, थोड़ी सी उपद्रव की स्थिति बनी रहे, थोड़ी सी मतलब जो अराजकता है वो फैलती रहे, तो आप उसका ब्लेम फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे, इस पे करते रहो। अब वहां पर जिस तरह से पुलिस पे अटैक करवा रहे हैं ये लोग, जिस तरह से खाने की बर्बादी हो रही है, मतलब अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन या जो भी वहाँ एजिटेशन आप कहना चाहते हो, तो ये एक बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मतलब एमलेस, which has no leadership and no aim. They don't know where to go. ये मेरा टेक है। थैंक यू जी। नीरज भाई, तो एक विवशता जो विरोधी पक्ष के नेताओं की है कि उनको मंच मिला हुआ है संसद का, उसमें संसद में वो एक बातचीत में या कि बहस करके जो भी किसी भी सरकार की कोई भी कमजोरी है, और सरकार की कमजोरियां हमेशा रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई योजना है उसमें कई सारे सुधार हो सकते हैं, लेकिन उन सुधारों की बात ना करते हुए और सरकार को घेरने का प्रयास नहीं करके सिर्फ संसद की कार्रवाई को रोकने के लिए, और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, और बहुत सारे लोगों का भी असेसमेंट है कि ये सिर्फ ढाल बना रखा है, एक मुखौटा लगा रखा है छात्रों का और नीट व्यवस्था का। असली इनको डर है जो कि ये कह नहीं रहे, वो है कि भाई एफसीआरए में जो नियमों में परिवर्तन किया गया कि हजारों करोड़ रुपए आप दुनिया भर से ले रहे हो, और आप शिक्षा के नाम पे ले रहे हो, लेकिन आप कहीं और उसको दूसरे कामों में खर्च कर रहे हो। आप कहीं से 100 करोड़ रुपए ले रहे हो तो मैनेजमेंट का 60 करोड़ रुपए दिखा रहे हो, जबकि नियम बना दिया गया भाई इसके मैनेजमेंट में 15% 17% से ज्यादा नहीं कर सकते, जो कि सारी दुनिया का अकाउंटेंसी का नियम है या कि एक रैशनल नियम है। तो आप किसी भी एक्टिविटी में 50% 60% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते। ये लोग एक लंबे समय से करते रहे। अब क्या है कि लाखों जो एनजीओ थे, उन लाखों में से अब घट के कुछ हजार रह गए, लेकिन फिर भी उनके पास जो धन आ रहा है विदेशों से, जो अथाह धन का एक कहती है कि बोरियां खुली हुई हैं, और वो एक लंबे समय से चल रहा है, और उसने कई तरह के कृत्यों में जिसमें धर्मांतरण मुख्य रूप से सामने है, और वो धर्मांतरण करके एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो भी कुछ है, तो उसके रुकने की असली टीस, तो असली धक्का या असली उनको जो नुकसान वो वहां होने वाला है, और उसी का विरोध में ये छद्म जो है ना एक आंदोलन की जो है वो परिस्थिति है। अब इससे जुड़ी हुई बात सरकार की, उसमें एक सरकारी तंत्र की तरफ से दो प्रश्न उठते हैं, तो उसमें
आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? कि पहली बात तो ये, क्या इस तरह के आंदोलन को, भई ये तो हम कह ही नहीं सकते कि किसी आंदोलन या किसी उसके लिए मंच नहीं दिया जा सकता, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आपको देना पड़ेगा, दे दीजिए। लेकिन ये जो एक ब्लैंक चेक मिल जाता है कि आप आंदोलन के नाम पे हज़ारों की भीड़ भी आ जाए, उत्पात मचाएँ, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो, उसकी भी तो एक कॉस्ट आयोजकों पे होनी चाहिए कि भई अगर 100 करोड़ का नुकसान होगा, 10 करोड़ का नुकसान होगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और दूसरी बात ये कि क्या अमेरिकन मतलब एम्बेसी को, सीआईए को पता था? 17 तारीख के एडवाइजरी में उन्होंने अपने नागरिकों को बताया है कि दिल्ली में कहाँ-कहाँ आपको नहीं जाना है। तो सरकारी तंत्र में बहुत सारी कमियाँ आप और हम देखते रहे हैं, झेलते भी रहे हैं और कई बार अपने-अपने स्तर पे लड़ते भी रहे हैं उनसे। तो ये तो नहीं माना जा सकता कि कोई पूरा का पूरा तंत्र ही बिल्कुल निकम्मा है। लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ हुआ है। इस दृष्टि में अगर कुछ प्रोएक्टिव एक्शन होता, और दूसरी बात है कि क्या सरकारी तंत्र को इस समस्या को बढ़ने से पहले कुछ सँभाल लेना चाहिए था? इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, मेरा इसमें टेक ये है सर कि सरकार में जो सक्षम अधिकारी बैठे हुए हैं, जी। मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकन एडवाइजरी जो उन्होंने रिलीज़ की थी, उसकी सूचना या उस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है वो हमारे इंटेलिजेंस के पास नहीं होगा। वो अवश्य था। हुँ, और मान लीजिए अगर वो उससे ज़्यादा कुछ तैयारी करके रखते भी तो क्या रखते? क्या आप इन लोगों को आने देने से रोकते? तो ये डिफरेंट जगह लड़ते। हुँ, मेरा तो मानना है कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन थी और वो लोग तैयार होकर जिस तरह से गए थे, वहाँ उस दिन जो कुछ हुआ, हुँ, देश ने देखा ना सर, विश्व ने देखा ना। हुँ, मैं आपको बताता हूँ सर, उस दिन के बाद से जो कुछ भी किसी की थोड़ी बहुत सिंपैथी थी और विवेकशील व्यक्ति की, वो हुँ, सिंपैथी हुँ, खत्म हो गई। तो जो भी इंटेलिजेंस बंदा, दिल्ली पुलिस का उस वक़्त बंदा जो भी इसको करने आया है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ उसको आइडिया रहा होगा। लेकिन शायद यही उसका गेम प्लान भी रहा होगा। भाई आप कुछ ना कुछ डैमेज, आप बल्ब तोड़ोगे, लट्ठे तोड़ोगे, गाड़ियाँ खड़ी हैं वो तोड़ोगे, तो आपको कहीं न कहीं आपको, क्योंकि हमारा जो देश है इस तरह का भी है कि उनके प्रति आपका कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन शब्दों पे अभी हम बात ही नहीं करते हैं। हम तो क्या करते हैं कि भाई इस चीज़ को ऐसे ढक लो। तो उस इंटेलिजेंट ऑफिसर ने भी यही किया कि इनको मैं एक्सपोज़ कर देता हूँ, कि अगर देखिए वो एक ईमानदार, सही विरोध प्रदर्शन करने वाले अपने मुद्दे पे होते, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत कहाँ थी? वो अपनी बात कहते। और वो अपनी बात उसी तरीके से कहते कि जिस तरीके से सारा इतनी भीड़ इकट्ठी करने के बाद ही वॉयलेंस नहीं होती। आप उसका इम्पैक्ट उस दिन देखिए क्या हो जाता। आप जैसे और हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखाते हुए फिर जंतर मंतर की तरफ रास्ता करते, लेकिन उन्होंने ये एक्सपोज कर दिया। तो अगर ऐसी इंटेलिजेंस थी तो अमेरिका ने कौन सा कोई मतलब एडवाइजरी तो जारी करी थी, क्योंकि वो वहां का पैटर्न है कि आपको कोई सूचना मिली आप उसको अपने तक नहीं रख सकते। ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, सिविलाइज वर्ल्ड का जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, जी, उनकी पॉलिसी है। क्योंकि वहां पर 3 मुद्दे होते हैं जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं: सिटीजनशिप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और अभी ये तीनों ही चीजें हमारे आज के जनतंत्र में, भीड़ तंत्र में दबी हुई हैं। और आपको मैं बड़े दुख के साथ, मतलब मेरे जीवन का अनुभव है, हुँ, जिन लोगों के साथ मैंने ये सब चीजें सीखी थी, जब मैं उनके जीवन में ये देख रहा हूं ना, सबसे बड़े आडंबरी और पाखंडी वो लोग निकल कर आए हैं। क्योंकि ना तो वे पारदर्शी होना चाहते, ना वो जवाबदेही होना चाहते। अगर एफसीआरए आ रहा है, भाई आपको कष्ट क्या है? सरकार ये थोड़ी कह कि आप ले नहीं सकते हो। कारण बताइए किस कारण से? जिस अकाउंट के लिए आया है वो वहीं खर्चा होगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव में कितना खर्चा कर रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को तनख्वाह कितनी दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बेनामी तनख्वाह कितनी दे। तो ये जो लोग एफसीआरएस की वजह से परेशान हो रहे हैं, भाई हम भी तो कोई एक संस्था चलाते होंगे, हम छोटी मोटी डोनेशन लेते हैं कहीं से, उससे हम भी चलाते हैं, लेकिन हम इतने छोटे लेते हैं कि हम नेग्लिजिबल हैं। लेकिन आप पारदर्शी हो तो आपको, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझ जैसे और भी कई संस्था चलाने वाले लोग हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। एफसीआरए लाइए और स्ट्रिक्ट लाइए, भाई जितना ज्यादा आप पारदर्शी हो रहे हैं वो अच्छी बात है। इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम पर जो बात करने वाले लोग हैं, जब वो रेस्टलेस होकर इस इस विरोध को, क्योंकि वो चालाक लोग हैं, उन्होंने जो सब कुछ गलत पहले पढ़ाया हुआ है, आज जब उनको लगता है कि इसकी सारी कलई खुल रही है, अभी तक तो सोशल मीडिया पे अनऑफिशियली खुली है,
जब आप उसको सिलेबस में लाकर रिसर्च से प्रूव करके इशू करते हो, तो उन लोगों को तो लगता है कि हमारा तो भाई यहाँ एग्जिस्टेंस ही हमारी खत्म हो रही है। तो दैट इज द रीजन कि ये जो सारा विरोध प्रदर्शन है ना, उन लोगों के जब सामने आने से पाखंड और दिखता है, साफ साफ दिखने लगता है। और सबसे बड़ी व्यथा जो मुझे लगती है, देखिए वो तो अपना काम कर रहे हैं निजी स्वार्थ की वजह से, क्योंकि एफसीआरए की वजह से जो उनका रुकने वाला है, उनका एक मोटा पैसा आता है, तो उन सबकी अब लाइफस्टाइल देखिएगा, वो सड़क पे कैसे घूमते हैं वो छोड़िएगा, कभी आप उनको चुपचाप उनके घर देखिए, शाम को कौन सी दारू पीते हैं, शाम को किस तरह के लोगों के साथ घूमते हैं। ये जो बच्चे जो उनके लिए सड़क पे नारे लगा रहे हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है सर। दे आर बियॉन्ड, मतलब लग्जरी भी शर्म आ जाए उस तरह का जीवन जीते हैं वो लोग। यहाँ पर आके ये सब नाटक करते हैं। वो कहाँ से आता था पैसा? वो इसी रास्ते से आता था। तो जब आप किसी का भी इस तरीके का नुकसान करते हो, तो भाई आप उसके सबसे बड़े विरोधी बनते हो। दूसरा, आप उनसे इंटेलेक्चुअल जो उनकी डोमिनेशन थी, आप वो भी छीन रहे हो। कैसे? बाय चेंजिंग द सिलेबस, बाय ब्रिंगिंग इन समथिंग फैक्ट बेस्ड और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। इन लोगों ने क्या किया था भाई, कोई एक फलाना जो राजा है, उस किताब में जो भी आपने सिविक्स का बना दिया, हिस्ट्री का सिलेबस बना दिया, वो बना दिया, उसमें एक लाइन चलती रही। लेकिन अब वो चीज चेंज आ रही है, तो वो बेचैन है ये लोग। जी। तो इसमें